कहानी संसार में लीजिए सुनिए। ऐतिहासिक कथाकार और उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी कैदी। आप मेरे मुरब्बी और श्रद्धास्पद हैं। आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं सब कहूँगा। निसंदेह आपकी कृपा और प्यार को मैं नहीं भूल सकता। कल मैं इस जेल से छोड़ दिया जाऊँगा, फिर मैं आपका यह प्यार, यह दयापूर्ण व्यवहार, यह पिता के समान पीठ पर थपकियाँ कहाँ पाऊँगा, जो गत 5 वर्षों से मेरे जीवन का सहारा रही हैं। यहाँ आपने मुझे इस प्रिय कोठरी में बंद सुरक्षित रखा। अब जब उन्मुक्त संसार में, जहाँ अनगिनत आदमी, अनंत भूमि, नगर, गांव, सड़क, सवारी, धन संपदा, सुख दुख, मोह वेदना, जीवन और मरण है, मैं कल फेंक दिया जाऊंगा और जेल की ये सुरक्षित प्यारी दीवारें अब मेरे लिए निर्दयतापूर्वक बंद कर दी जाएंगी। तो मैं फिर अवश्य ही कहीं न कहीं खो जाऊंगा। मेरा कहीं पता भी न लगेगा। मेरी उदासी का यही कारण है। महोदय, नैतिकता मेरे बीच में बाधा डालती है, वरना मेरे एक साथी ने मुझे ऐसा रास्ता सुझा दिया है कि मैं आपके किए कुछ न हो सकेगा और मैं जेल में कम से कम चिरकाल तक, और सफल हुआ तो मृत्यु तक बना रह सकता हूँ। नवयुवक कैदी ने उद्वेगपूर्ण स्वर में और आकुल आंखों से वृद्ध जेलर की ओर ताकते हुए उसको चरणों में घुटनों के बल बैठकर हाँफते हाँफते ये शब्द कहे। वृद्ध जेलर के मुख पर कोई विकार नहीं आया। उसने धीर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे साथी ने कौन सा रास्ता सुझा दिया है? क्या तुम वह मुझे बता सकते हो? वह करुण किंतु मर्म भेदनी दृष्टि से युवक को ताकता रहा। युवक ने और भी अधिक विषाद भरे स्वर में कहा, आपसे मैं कैसे छिपा सकता हूँ? मेरे साथी ने कहा है कि मैं कोई ऐसा अपराध कर डालूं जिससे मुझे फिर से जेल में रहना पड़े। जैसे मैं किसी को पीट पीट कर घायल कर दूं, या दीवार काट कर भागने की चेष्टा करूं, या। वृद्ध ने हाथ के संकेत से उसे बीच में ही रोककर कहा, परंतु तुम क्या यह सब कर सकते हो? नहीं नहीं महोदय, मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे किसी को पीट सकता हूँ? और दीवारों में सेंध। वह दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने लगा। बूढ़ा जेलर चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। फिर वहीं चटाई पर उसके सामने बैठ गया। उसका मुंह ऊपर की ओर उठाया, उसके आंसू पोंछे। चांदनी चटक रही थी और कोई पक्षी कभी कोई एक अस्फुट शब्द बोल देता था। जेल की सब बैरकें बंद थीं, सर्वत्र सन्नाटा था। बीच बीच में कभी कभी वार्डर की तालियों का डब्बा झंझना उठता और कभी पहरेदार के पैरों की आहट सन्नाटा भंग कर देती थी। बूढ़े जेलर ने कहा, कैसी सुंदर उज्जवल चांदनी है और कैसी सुहावनी रात है। जेल की इन काली दीवारों के बाहर इसका सौंदर्य और भी बढ़ा चढ़ा है। मसलन मेरे बंगले के बरामदे से, जहाँ रजनीगंधा का वह पेड़ है, चांदनी कैसी प्यारी लगती है। बूढ़ा एकाएक चुप होकर कुछ सोचने लगा और युवक जैसे बूढ़े के जादू भरे शब्दों से विभोर होकर उन्मत्त हो गया। उसने जरा उठकर जेलर को कसकर पकड़ लिया। उसने जेलर का बंगला देखा था। वहाँ वह अरसे से माली का काम करने जाता रहा है। वहाँ के सौंदर्य का मूल्य वह जानता है। वहाँ मृदुला भी तो है, बूढ़े जेलर की मातृहीना लड़की, जिसने जेल के इस कैदी को अपनी मृदु मंद मुस्कान, अपना कोमल स्पर्श, अपनी स्नेहमयी चितवन और न जाने क्या क्या दिया है। पिछले 3 वर्षों में ऐसी ही चांदनी रातों में वह उस कोमलांगी किशोरी के पैरों के पास बंगले की सीढ़ियों पर बैठकर कितनी बार उसके कुर्सी पर बैठने के अनुरोध को अस्वीकार कर चुका है, उसे रुला तक चुका है। भला वह कैदी, खूनी, डाकू कैदी जेलर की कन्या के साथ कुर्सी पर बैठ सकता है? नहीं नहीं, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। और अब जबकि उसकी जेल में यह अंतिम रात है, कल वह यहाँ से चला जाएगा। कहाँ? इसका कोई ठिकाना नहीं। दुनिया में कहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है। वह जाएगा कहाँ? कहीं रहेगा कैसे? इसी से तो जेल से जाते हुए उसका हृदय फटता है। वह जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहता, किसी भी तरह नहीं। परंतु बूढ़े जेलर ने जेल के बाहर के उसी सौंदर्य का उसे इस समय स्मरण दिला दिया, जिसे वह याद रखना नहीं चाहता। अरे, रजनीगंधा के वृक्ष के पास ही तो बरामदे में वह कुर्सी पड़ी है, जिस पर मृदुला अपने कोमल नवीन अंग को बिखेर कर उस अभागे कैदी पर प्यार और हास्य की वर्षा करती है। जैसे मृदुला ने उसे अकस्मात ही अपने सुरभित आलिंगन में भर लिया हो, जैसे वह फूलों के ढेर में सो गया हो।
उसे ऐसा मालूम हुआ, उसने चेतनाहीन बच्चे की भांति चीख कर कहा, पापा, और दूसरे ही क्षण वह उसके पैरों में लुढ़क गया। बूढ़े ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर कहा, अब सुनाओ, मुझे सब सुना दो, कुछ भी मत छिपाओ। युवक ने हिचकियां लेते हुए कहा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा पापा, मैं सब कुछ कहता हूँ। 20 साल की आयु में मैंने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं समाप्त करके रिसर्च करना प्रारंभ किया। माता पिता मेरे बचपन में ही मर चुके थे और मेरा अधिकांश समय बोर्डिंग में ही व्यतीत हुआ। मैंने सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर प्रमोशन और वजीफे पाए। भाई साहब मेरे लिए खर्च की मदद करते रहे। कुछ मैं ट्यूशनें करता रहा और इस प्रकार मेरा उस समय तक का जीवन इस प्रकार का एकांत जीवन रहा। हॉस्टल और कॉलेज में सर्वत्र मैं किताब का कीड़ा, अरसिक और बौड़म के नाम से मशहूर रहा। अच्छे कपड़े लत्ते न मुझे नसीब हुए, न मुझे उनका शौक हुआ। इसी से कॉलेज के फैशन से परिपूर्ण जीवन में मैं थोड़ा लज्जित सा रहकर भी अलग रहता था। तमाशा, थिएटर, नुमाइश आदि बहुत कम देख पाता था। मित्र कोई था ही नहीं, सगे थे सिर्फ भाई साहब, जो बर्मा में सुपरवाइजर थे। उनसे इतना ही संबंध था कि दूसरे तीसरे मास कुछ खर्च भेज देते। कभी कभी खत लिखकर राजी खुशी पूछ लेते थे। मेरा हृदय 20 साल की आयु तक जड़वत निश्चेत पड़ा रहा। जीवन का कोई सरल पहलू मैं जान ही न पाया। इन्हीं दिनों दुर्भाग्य मुझे अपने मार्ग पर ले गया। नवयुवक यहाँ रुका, फिर बोला, गर्मी का आरंभ था, दिन गर्म और रातें ठंडी होती थीं। परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं, लड़के छुट्टियों में घर चले गए थे। यूनिवर्सिटी के आसपास सुनसान हो गया था। उस दिन न जाने क्या उमंग आई, उसी दिन ट्यूशन की तनख्वाह मिली थी। मैं टहलता हुआ शहर की ओर चल दिया। एक खाली तांगा जा रहा था, उसे रोका और बैठ गया। मन में आया कोई फिल्म देखूं और मैं नॉवेल्टी सिनेमा आ गया। फिल्म कोई अच्छी ही थी, पर मैं वहाँ फिल्म देखने थोड़े ही आया था, मुझे तो होनी खींच लाई थी। मैं टिकट लेकर हॉल में घूम रहा था। खेल शुरू होने में देर थी। मैंने देखा 2 औरतें एक तांगे से उतरकर अंदर आई हैं। एक स्त्री अधेड़ और मोटी थी। उसका रंग खूब गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, नाक मोटी और माथे पर चांदी के समान उज्ज्वल बाल थे। उसके साथ वाली कोई 15-16 साल की किशोरी थी। उसकी नाक में नथ पड़ी थी, कानों में हीरे के बूंदे झूल रहे थे, होठों पर स्वाभाविक लाली थी और गालों का रंग पक्के अंगूर की भांति था। आंखों में चंद्रमा की उज्ज्वला कूट कूट कर भरी थी। वह यौवन की लहरों पर तैर रही थी। उसके अंगों की सुषमा, उसके सौंदर्य का बखान, उसकी शोभा का वर्णन न तब कर सकता था, न अब कर सकता हूँ। उसको देखकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मुझे ज्वर चढ़ रहा है और मैं बीमार हो गया हूँ। मेरा सिर घूमने लगा और मैं वहीं एक सोडा वाटर वाली दुकान पर बैठ गया। खेल में कहाँ क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं दिखा। काले सफ़ेद धब्बे चीखते चिल्लाते से नजर आ रहे थे। बीच में शायद सो भी गया। एकाएक मैंने देखा खेल खत्म हो गया है, रोशनी हो गई है और सब लोग जा रहे हैं। मैं भी हड़बड़ाकर उठा, बाहर आया पागल की तरह। इधर उधर दौड़ दौड़ कर देखने लगा। तब देखा पास ही वे दोनों किसी सवारी की प्रतीक्षा में भीड़ से जरा बचकर खड़ी हैं। वहाँ खूब रोशनी थी। उस रोशनी में उस बाला का रूप यौवन जैसे मचला जा रहा था। मेरा साहस और निकट का नहीं होता था, फिर भी बाला ने मुझे देख लिया। उन्मद भरे नैनों से उसने एक विह्वलता बिखेरी। वह तनिक हंसी। उसी हास्य की एक कोर मेरी ओर छोड़कर वह अपनी संगिनी से कान में कुछ कहने लगी। संगिनी में ने मेरी ओर मुड़कर देखा। अब मुझे कुछ साहस हुआ। आगे बढ़कर मैंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? एक बार दोनों ने परस्पर आंख मिलाई। बाला ने एक बार और मुझ पर दृष्टिबाण फेंका। उसकी संगिनी ने कहा, शुक्रिया, अगर तकलीफ न हो तो एक तांगा ठीक कर दीजिए। मेरा साहस बढ़ता ही जा रहा था और मेरे खून की एक एक बूंद उछल रही थी। मैंने बहुत ही कठिनाई से कहा, भीड़ बहुत है, यदि आप कुछ मिनट ठहरें तो तांगा मिल जाएगा। तब तक अगर हर्ज न हो तो आइए इस रेस्तरां में जरा सुस्ता लीजिए। मैं सोच ही न सका कि ये औरतें जब मेरे साथ रेस्तरां में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं जैसे अपने किसी कॉलेज के साथी से कह रहा हूँ, वैसे भी उनसे भी कह उठा। उन दोनों ने फिर दृष्टि विनिमय किया। बाला ने फिर मेरे ऊपर एक दृष्टिबाण फेंका। वह मुस्किराई और उसकी साथिन ने कहा, आइए फिर, यहाँ खड़े खड़े तो अच्छा नहीं लगता, और मैं जुनून में भरा उनके साथ हो लिया।
काफ़ी देर तक हम वहाँ खाते पीते रहे। मैं चाहता था कि यह खाना पीना कभी समाप्त न हो, पर समाप्त तो उसको होना ही था। जब हम चलने लगे तो बाला ने वीणा विनंदित स्वर में कहा, अब यूं आपको नहीं छोड़ा जाएगा, घर चलिए। जैसे चुंबक लोहे से बेबस चिपक जाता है, उसी भांति मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। वह घर न था, एक इंद्रभवन था। वैसा श्रृंगार, वैसा ऐश्वर्य मैंने कभी देखा नहीं था। वह वयस्का संगिनी मुझे उस बाला के पास अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी, और वह बाला जैसे अपने में समाती ही न थी, फटी पड़ती थी। उसके शरीर से सुगंध का अटूट झरना झर रहा था। वह मुझे हाथ पकड़कर पहले घर में घुमाती फिरी और इसके बाद अपने शयन कक्ष में ले गई। मैंने जब स्त्री को नहीं देखा, नहीं समझा, तो उसके शयन कक्ष को क्या समझ सकता था। मुझे तो अंत में अपने आप को खो ही देना पड़ा। वह सुख, वह आनंद, वह प्रेम, वह तृप्ति मैं बयान नहीं कर सकता, किसी भी तरह नहीं। और जब मैं उषा के पूर्व के अंधकार में यूनिवर्सिटी रोड पर चारों ओर के सन्नाटे को पार करता हुआ हॉस्टल की ओर जा रहा था, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हवा में उड़ रहा हूँ। उसके प्रिय मधुर शब्द हवा में गूंज रहे थे। उसका सुरभित कोमल सुखद आलिंगन जैसे देह से दूर ही नहीं हो रहा था। वह जैसे जाने ही नहीं देती थी। मत जाओ, मत जाओ, आ छलिया ओ प्यारे। परंतु पापा मैं क्या कहूँ, वह तो वेश्या थी। उसने यह दिन स्वीकार किया था, पर मैं वेश्या क्या होती है यह जानता ही न था। उस स्त्री को छूकर ही मेरे अंदर यौवन का विकास हो गया था। सारे संसार में मुझे उसी की स्मृति दिख पड़ती थी, सिर्फ उसी की, अपनी भी नहीं। दूसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा संगीत की स्वर लहरी मेरे स्वागत के लिए उस घर में धूम मचाती फिर रही है। अब इसके सिवा मैं सोच ही क्या सकता था, पर आगे बढ़कर देखा तो द्वार बंद था, और जब मैंने द्वार खुलवाकर भीतर प्रवेश किया तो देखा एक आदमी वहां गद्दी पर बैठा है, उसी गद्दी पर जिस पर कल मैं बैठा था, और मेरी वह बाला उससे सटकर बैठी पूर्ण हाव भाव से गा रही है। मुझे देखते ही वह अप्रतिभ हो गई। उसने फिर जरा घबराकर कहा, आप थोड़ा वहाँ, मेरा मतलब यह कि अरे, उसने दासी को बुलाकर कहा कि वह मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बैठा दे। परंतु जो आदमी वहां बैठा था उसने एक हास्यपद रेखा होठों पर फैलाकर दासी को संकेत से मना किया। मुंह का पान उगाल दान में थूक दिया, हाथ की सिगरेट भी उसी में डाल दी, और बड़े से हीरे की अंगूठी से दमकती हुई उंगली जेब में डाल 100 रुपये का नोट निकाल बाला को देकर कहा, मैं अब जाऊंगा, बाबू को बैठाओ। और वह बिना ही उत्तर की प्रतीक्षा किए सोने की मूठ की गेंडे की खाल की अपनी छड़ी उठाकर चल दिया। बाला क्षण भर दुविधा में पड़ी और फिर मेरा मोह छोड़ द्वार तक उस पुरुष के साथ गई। वहां उसने कुछ संकेत किया। अब मैं क्या कहूँ, परंतु मैं तुरंत ही समझ गया। वेश्या का घर है, वहाँ क्या करना चाहिए, क्या सहन करना चाहिए, यह भी मैं समझ गया। उस समय मुझे यह भी याद आया कि वेश्या को रुपए भी दिए जाते हैं, और मैंने उसे कल कुछ दिया नहीं था। इसी ने मुझे अपने ऊपर अत्यंत लज्जा बोध होने लगी, खासकर इसलिए कि जेब में पूरे 100 रुपये नहीं थे। 70 रुपये थे। तनख्वाह के जो 80 रुपये मिले थे उनमें से कुछ खर्च हो गए थे। मैंने 100 रुपये का नोट देते देखा था, मैं कम कैसे दे सकता था। परंतु जब उसने पीछे से आकर दोनों कंधों को पकड़कर कहा, चलो भीतर बैठें, तो मेरा संकोच जरा कम हुआ। वही प्रेम, कोमलता, वही स्वर माधुरी, फिर भी वह हीरे की अंगूठी वाला आदमी, तो जितना मैं उसे भूलने की चेष्टा करता था उतना ही आंखों में आ घुसता था। मैंने कहा, कौन था वह? वह कुछ अनमनी हो उठी। उसने कहा, जाने दो उसे, और उसने मेरे गले में अपनी कोमल भुजवल्लरी डाल दी और कहा, तुम बड़े निर्मोही हो, कल तुम मुझे छोड़कर जा कैसे सके? कहो फिर कब आओगे? मैं कुछ कैसे कहूँ? वह हीरे की अंगूठी वाला आदमी और उस नोट के बड़े बड़े अक्षर 100 रुपये मेरी आंखों में जैसे रेत के कण की तरह खटक रहे थे। मैंने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, छटपटाकर अलग हुआ और जेब से 70 रुपये के नोट निकालकर उसके हाथ पर रखकर कहा, कल देना भूल गया था मैं। रुपए देखकर वह मेरी ओर देखने लगी, फिर मुस्कुराकर कहा, कहाँ से पाए? तनख्वाह के हैं। ऐसा? कितनी तनख्वाह पाते हो? 80 रुपये। पर ये तो 70 ही हैं, और 10 कहाँ हैं? कुछ खर्च हो गए, कुछ जेब में हैं। मैंने जेब में हाथ डाला। उसने हाथ पकड़कर कहा, उन्हें रहने दो। कब मिली थी तनख्वाह? कल। वह कुछ देर तक चुप रही। मैंने नोट उसकी मुट्ठी में थमा दिए
उसी प्रकार जैसे उस हीरे की अंगूठी वाले आदमी ने। पर वह उन्हें हाथ में लेकर मुस्कुराई नहीं, कटाक्ष भी मुझ पर नहीं फेंका, जैसा अभी अभी मेरी आंखों के सामने उस आदमी पर फेंका था। मैंने कहा, बाकी मैं अगली बार दे जाऊंगा। और फिर मैं एकाएक वहां से उठने लगा। मुझे स्मरण हो आया, यहाँ तो प्रत्येक मुलाकात के रुपए देने पड़ते हैं। उसने मुझे पकड़कर खींच लिया, कहा, जाते कहाँ हो, और कितने रुपए तुम्हारे पास हैं? बस और तो अब नहीं है। फिर कल कहाँ से दोगे? मैं जरा सटपटाया। फिर कहाँ, किसी दोस्त से मांग लूँगा। उसे फिर कहाँ से दोगे? तनख्वाह मिलने पर दे दूँगा, मगर खाओगे क्या? मेरा सब प्रेम और आनंद इन रुपयों के झमेले में हवा हो गया। सच ही तो, अब मैं खाऊंगा क्या? मुझे चुप देखकर उसने मेरी जेब में डाल दिए और फिर पास खिसक कर मेरे गले में बाहें डालकर कहा, रुपए पैसे की बातें अब न करना, समझे? पर मैं समझूं कैसे और समझाऊं कैसे? विवाद बहुत हुआ पर रुपए उसने नहीं लिए। लज्जा और ग्लानि के मारे कई दिन फिर नहीं गया। परंतु एक दिन जब मन बहुत उद्विग्न हुआ तो न रहा गया। जाकर देखता हूँ कि सब भीतर के द्वार खिड़कियाँ बंद हैं। पूछने पर मालूम हुआ तबीयत खराब है। आवाज़ सुनकर दरवाजे तक आ गई। बाल सूखे और बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और अस्त व्यस्त, चेहरा जैसे मिट्टी से पोत दिया गया हो। मैंने कहा, क्या हुआ, कुछ बीमार रही क्या? वह बोली नहीं, हाथ पकड़कर शयन कक्ष में ले गई। पलंग पर पड़कर खींचकर आलिंगन में कस लिया और उसके आंसुओं से मेरा वक्षस्थल भीग गया। उसकी करुण मूर्ति देख हृदय विचलित हो गया। उसकी आंखों में एक वेदना, एक याचना थी। उसे देख मैं संयत नहीं रहा। मैंने जितना और निकट उसे लाना संभव था लाकर कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझसे कहो, मैं प्राण देकर भी उसे दूर करूंगा। उसने कंपित कंठ से कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, यही मुझे तकलीफ है। तुम जानते हो, हमें प्यार न करना और प्यार का अभिनय करना ही सिखाया जाता है, पर मुझे तो तुमसे प्यार करना ही पड़ा। अब मैं कैसे जीऊँगी? यह प्यार मेरा नाश कर देगा। मैंने व्याकुल होकर कहा, यह तुम कहती क्या हो? प्यार तुम्हें नाश कर देगा? प्यार तो मनुष्य को अमर कर देता है। प्रेम की बड़ी महिमा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब से प्यार मेरे हृदय में उदय हुआ है, मेरा जीवन पल्लवित हो गया है। आह, कदाचित मैं भी तुम्हारी ही तरह किसी सद्गृहस्थ की कन्या होती तो ऐसा ही समझती। परंतु अब तुम देख रहे हो कि मैंने गाना बजाना सब बंद कर दिया है, सारी आमदनी बंद है। सोच रही हूँ कि जब तक एक भी जेवर है बेच कर खाऊंगी, इसके बाद फिर देखा जाएगा। मैंने उत्साह से कहा, इतना क्यों? मैं मानता हूँ कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है, पर इतनी कम भी नहीं कि हम लोगों का गुजारा न हो सके। हाँ, यह शान नहीं निभ सकेगी। शान की न कहो, मैं झोपड़ी में रह सकती हूँ, परंतु माँ को जानते हो, वह खाए जाती है। उसके खर्च शाही हैं, उसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। हम लोगों का यह सप्ताह जैसे संघर्ष में बीता है। उसकी बात तुमसे कैसे कहूँ, पर मैंने प्रतिज्ञा की है कि जान दे दूंगी, पर मैं अब सिर्फ तुम्हारी ही होकर रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी। तुम अपनी पत्नी का पवित्र दर्जा भले ही मुझे न दो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, मेरे प्यारे स्वामी। ओह! उसके ये शब्द न थे, तीर थे। उन शब्दों ने मेरी आत्मा तक को मूर्छित कर दिया। मैंने अपने भाग्य को सराहा, उसको बाहुपाश में कसकर अगणित चुंबन लिए। मैंने कहा, चिंता न करो, मेरा तन मन तुम्हारे अर्पण है। मेरा भविष्य उज्जवल है और मैं अपने को तुम्हारे योग्य प्रमाणित करूँगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे हम लोग धीरे धीरे एक हो गए हैं। और जब मैं वहाँ से लौटा तो जैसे मैं पृथ्वी भर का अधिपति हूँ, विश्व की संपदा का स्वामी हूँ, स्वप्न देखता लौटा। आनंद, प्रेम, आलोक मेरे नेत्रों, मेरे हृदय और मेरी आत्मा में रम रहे थे। दूसरे ही दिन अचानक मैं बीमार पड़ गया। मैं कोई एक सप्ताह तक वहाँ न जा सका। यह भी सोच रहा था, वेतन मिले तो लेकर जाऊं, वहाँ खर्च की दिक्कत है, यह साफ दिख रहा था। उसके लिए मेरे मन में विकलता उत्पन्न हो गई थी। जाकर देखा तो सन्नाटा था। मन में हर्ष की रेखा उदय हुई, परंतु पूछने पर नौकर ने कहा, प्रदर्शनी देखने गई हैं। मन कुछ छोटा सा हो गया। बिना कुछ जवाब दिए मैं प्रदर्शनी की ओर चला। बहुत भीड़ थी। रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर सुंदर तितली की भांति घूमती फिरती थी। बिजली के प्रकाश में उनका रूप और यौवन जैसे मुखरित हो उठा था, परंतु मुझे यह सब देखने का अवकाश ही न था। मैं अपनी पूजा की प्रेम की मूर्ति को आंखें फैलाए देख रहा था। मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। देखा, सामने एक बनारसी साड़ी वाले की दुकान पर वह खड़ी है।
धानी साड़ी और उस पर मैच करता हुआ जंपर और चप्पल उसकी शरीर शोभा का विस्तार कर रही है। वह बिजली के प्रकाश में उससे भी उज्ज्वल अपना हाथ से बिखेर रही है। उसके साथ में वह हीरे की अंगूठी वाला आदमी है। उसने एक कीमती साड़ी खरीद ली है जिसका रुपया उसी आदमी ने लापरवाही से फेंक दिया है, और वह उसके कंधे और वक्ष से सटा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ ही दूर ही ठिठक गया। मुझे मालूम हुआ जैसे मेरे हृदय की गति भी रुक गई है, परंतु उसने मुझे देख ही लिया। मुझे देखते ही जैसे उसके प्राण निकल गए। उसका हाथ से रुक गया, हाथ की साड़ी छूट पड़ी और वह भौचक सी मेरी ओर देखने लगी। मेरी आंखों से आग निकल रही थी और वह मेरी ओर अब न देखकर धरती की ओर देख रही थी। उसके साथी ने एकाएक सब बातें नहीं समझी। उसने कहा, अरे साड़ी गिरा दी तुमने। उसने झुककर साड़ी उठाई और उस हीरे की अंगूठी वाले की ओर देखकर मुस्कुरा दी, परंतु फिर उसने आंखें नीची कर ली। मैं उस बदमाश की अशिष्टता पर जल उठा था। इच्छा होती थी कि आगे बढ़कर गर्दन नाप दूं। उसने भी मुझे देखा और मतलब कुछ कुछ समझ गया। उसने भौहों में बल डालकर उससे आज्ञा के ढंग पर कहा, चलो चलो, यहाँ नुमाइश में गुंडों के मारे नाक में दम रहता है। ऐसा घूरते हैं साले कि जैसे खा ही जाएंगे। उसने मेरी ओर एक बार भयानक दृष्टि से देखा और फिर एक प्रकार उसे घसीटता हुआ आगे ले चला। बड़ी ही कठिनाई से मैंने अपने को वश में रखा और उनके चले जाने पर मुझे कुछ होश आया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे शरीर का सारा रक्त मस्तिष्क में जमा हो गया है। एक भयानक विचार मेरे मस्तिष्क में आया और मैं बाहर आकर एक तांगे में बैठ यूनिवर्सिटी लौटा। तांगे को तेज चलने का हुक्म दिया। ठंडी हवा के झोंके मेरे बालों को बिखेर रहे थे और विचारों की आग मुझे जला रही थी। मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया था। हॉस्टल के निकट मैंने तांगे को छोड़ दिया। 1 रुपया तांगे वाले के ऊपर फेंक कर मैं एक ओर चल दिया। मैं जानता था कि यूनिवर्सिटी का रुपया कहाँ रखा रहता है। चौकीदार वहाँ बैठा था। उसने हंसकर मुझे सलाम किया। चाबी मेरे पास थी। मैंने धड़कते हुए कलेजे से ताला खोल डाला। चौकीदार को संदेह नहीं हुआ। उसने कहा, बाबूजी, आजकल रात को भी आपको काम करना पड़ता है। मैंने न जाने क्या जवाब दिया। हाँ, इतना याद है, उसे कुछ पैसे दे कुछ खाने की चीज़ें लाने को भेज दिया और मैंने सफलतापूर्वक अपना काम कर लिया। जितने नोट जेब में समा सके जेबों में भरकर मैं बाहर निकला। कमरे का ताला लगाया। चौकीदार अभी भी नहीं आया था। मैंने उसकी प्रतीक्षा नहीं की, सीधा सड़क पर आया। एक बस उधर से जा रही थी। उस पर कूद कर चढ़ गया और मैं कुछ ही देर में फिर वही कोलाहल में मिल गया। मैंने तुरंत ही पा लिया। वे दोनों एक रेस्तरां में बैठे चाय पी रहे थे। बहुत लोग वहाँ बैठे थे, स्त्रियाँ भी और पुरुष भी। उसने मुझे देखा। इस बार उसने साहस किया। उस पुरुष से कुछ कहकर वह मेरी ओर बढ़ी। मैं पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा घूर घूर कर उस हीरे की अंगूठी वाले को देख रहा था। उसके वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसे मेरे पास आते देख वह क्रुद्ध हो उठा। वह अग्निमय नेत्रों से मेरी ओर ताक रहा था। उसने पास आकर कोमलतापूर्वक मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, चलो घर चलें। मैं एक विद्रूप हंसी हंस उठा। ज्वालाएं मेरे हाथ में सुलग उठी। मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने खूब चीख मारकर कहा, भद्रजनों और महिलाओं, यह देखिए, आपके बीच में एक रंडी आ बैठी है जो अपने रूप और अस्मत का सौदा करने का पेशा करने में खूब कुशल है, जिसने प्रेम नहीं प्रेम का अभिनय करना सीखा है, जो विश्वासघात करती है और पैसे के लिए अपनी ही आत्मा का खून पीती है। भद्र महिलाओं, ऐसी औरतों को अपने साथ बैठने देना आपका अपमान है। आप सब मिलकर इसे धिक्कारिए और मैं इसके लिए एक चीज़ लाया हूँ। वह इस औरत की दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है। वह देखिए, यह है, मैं इसे देता हूँ। अब आप इनसे कह दीजिए कि इसके लिए यह काफ़ी से भी ज़्यादा है। अब यह स्त्रियों की जाति को कलंकित करने वाले इस अस्मत फरोशी के सौदे को छोड़ दे। मैंने जेब से नोटों के बंडल उस पर फेंक दिए। वह बेंत की तरह काँप रही थी। नोट छितरा छितरा कर इधर उधर बिखर रहे थे और लोगों के ठठ जमा हो गए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह झुक रही है और अब गिर जाएगी। मैं कुछ उसकी ओर बढ़ सा रहा था कि फिर वही हीरे की अंगूठी वाला आदमी आगे बढ़ा। उसने अपने सोने की मोठ का पतला बेंत उठाकर सपाक से मेरे मुंह पर दे मारा और कहा, जानवर। मुझे कुछ जरा सा दर्द मालूम हुआ। फिर कोई खारी सी गर्म गर्म चीज़ बाहर मेरे होठों को छू गई। मैं एकाएक चीते की भांति उस पर टूट पड़ा। वह मेरे आक्रमण के वेग को न संभाल सका।
उसका सिर सामने के एक लकड़ी के कुंदे से जा टकराया और एक तीव्र चीख के साथ घूमकर धरती में जा गिरा। लोग खून खून, पुलिस पुलिस चिल्लाने लगे। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था, पर मैं तुरंत ही वहां से भाग चला। टीन की दीवार को फांदकर मैं अंधकार में विलीन हो गया। नुमाइश का शोर धीरे धीरे गायब हो गया और मैं बचकर साफ निकल गया। यूनिवर्सिटी की चोरी और नुमाइश का खून दोनों ही एक दूसरे दिन दैनिक पत्रों में बड़ी बड़ी सुर्खी देकर छपे। मेरा नाम और तस्वीर भी छपी। मेरे फरार होने की खबर भी। पढ़कर मैं कांप गया। उस अभागिनी का क्या हुआ, सिर्फ यही नहीं छपा, उसके समाचार प्राप्त करने के लिए मैं छटपटा उठा। 5 महीने में फरार रहा। इन 5 महीनों की मनोव्यथा कैसे कहूँ। प्राणों के मोह और कायरता की भावना इतनी गहराई का कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था कि प्रतिदिन मैं कई बार मर जाता था और कई बार जी जाता था। फांसी के, अदालत के दृश्य, जेल के दृश्य देखता। मेरे नाम का वारंट निकल चुका था, उस पर भारी इनाम भी था, पर परिस्थिति ने मुझे धूर्त बना दिया था और मैं 5 महीने तक सुरक्षित रहा। अंत में एक दिन मुझसे न रहा गया और मैं साहस करके उसको देखने को नगर में गया। दिए जल चुके थे, सड़कों पर अंधकार था। मैं मन में शंकित सा धीरे धीरे जा रहा था। उसी भांति सन्नाटा था। द्वार बंद थे। मैंने धीरे से द्वार खटखटाया। स्वयं उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह चमक पड़ी। फिर उसने अंगुली के संकेत से मुझे चुपचाप भीतर आने को कहा। वहां जाने पर उसने सतर्क होकर द्वार बंद कर लिया। फिर कहा, यहाँ प्रतिक्षण पुलिस के आने का भय है, मकान पर पहरा लगा हुआ है, तुम कैसे आ गए? मैंने कहा, है कहाँ वह, यह बताइए, धीरे बोलिए। उसने संकेत से कहा, वह सो रही है, बहुत बीमार है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, आपने उसे बर्बाद कर दिया बाबू। वह मुझे वहीं ठहरने का संकेत करके भीतर गई। मैं देर तक बैठा हुआ अतीत की बातें याद करता रहा। यदि वह बीमार है तो अवश्य मेरे ही कारण। आह, वह अवश्य ही मुझे भाग्यहीन से प्रेम करती है। धीरे धीरे वृद्धा बाहर आई। वेदना और निराशा उसके मुंह पर छा रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैंने कहा, ईश्वर के लिए हुआ क्या है, कहिए तो। कुछ नहीं, उसने आंखें पोंछकर कहा, आप आइए, वह बहुत उत्तेजित हो गई है। मैं कदम बढ़ाता हुआ कमरे में गया। देखा वह पलंग पर नहीं, आराम कुर्सी पर बैठी मेरी ओर देखकर हंस रही थी। उसके बाल जल्दी जल्दी में तभी गूंथ दिए गए थे। फिर जल्दी में एक कीमती साड़ी उसके बदन से लपेट दी गई थी। उसने कागज के गुलदस्ते के कुछ फूल उठाकर हाथों में ले लिए थे। मुझे देखते ही वह एक बार हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, परंतु तुरंत ही लड़खड़ाकर गिरने लगी। मैंने लपक कर संभाला और पलंग पर लेट जाने को कहा तो हंसकर बोली, अब मैं पलंग पर नहीं जाऊंगी, अब तो मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, तुम आ गए। यही तो बीमारी थी। उसने अपनी भुजाएं मेरे गले में डाल दी। एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर न उठ सकी। मेरी गोद में झुक गई और मैं उन्मत्त होकर चुंबन लेने लगा। उसने मेरे रूखे बालों पर हाथ फेरा, मेरा मुरझाया मुंह देखा, हंसती रही। फिर कहा, बड़े निर्मोही हो, मगर आए तो। मैंने कहा था जरूर आवेंगे, कहो अब तुम मुझे छोड़कर न जाओगे ना। मैंने कहा, कैसे कहूँ, जानती हो, जान पर खेल कर आया हूँ और तुम्हारे बिना ये दिन कैसे हो गए हैं। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, बोली नहीं, हंसती ही रही। मैंने एक बार उसे कसकर छाती से लगा लिया। एक कपकपी उसके शरीर में पैदा हुई और फिर निस्पंद। पहले मैं कुछ समझा ही नहीं। हास्य की रेखा उसके होठों पर थी, बाहें उसकी शिथिल होकर लटक गईं, आंखें पथरा गईं। ओह पापा, वह मर गई, हंसती हंसती मेरी ही गोद में। युवक इस बार खूब रोया। फिर उसने कहा, अब पापा, कहानी तो खत्म हो गई और आपको अटकाऊंगा नहीं। उसके सब कामों से निपटकर मैं सीधा थाने चला गया और वहाँ के विधि विधान समाप्त कर इस जेल में, जहाँ मेरे 7 साल बीत गए, पूरे 7 साल। अब आप कहते हैं मुझे जाना होगा। इन कोठरियों की दीवारों को छोड़कर आप ही कहिए, मैं जाऊंगा कहाँ। वह कातर होकर फिर बूढ़े जेलर की ओर देखने लगा। जेलर उठ खड़ा हुआ। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर कहा, चिंता न करो मेरे बच्चे, कल होने दो, अब तुम निश्चिंत होकर सो। बूढ़े जेलर के पीछे पीछे कैदी आकर जेलर के बंगले के बाहर बरामदे में उसी कुर्सी के पास जा खड़ा हुआ। मृदुला उस पर बैठी एक रेशम पर फूल निकाल रही थी। उसे मृदुला के पास पहुंचाकर जेलर भीतर चला गया। मृदुला ने हंसकर कहा, तुम छूट गए। हाँ मृदुला, पर इसका मुझे दुख है। क्यों? कैदी बोला नहीं। उसने एक बार मृदुला की ओर देखा
और टप से एक आंसू गिरा दिया। यदि तुम फिर कैद कर लिए जाओ तो मैं अपना अहोभाग्य समझूं। अच्छी बात है, भीतर जाओ। वह उसे बंगले में ले गई, एक कमरा दिखाकर कहा, यहाँ बैठो, ये कपड़े हैं। वह गुसलखाना, नहा धोकर कपड़े पहन लो, मैं चाय लाती हूँ। पापा को भी बुला लाती हूँ, घबराओ मत। मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ कि भागोगे नहीं, इसी से ताला बंद नहीं करती। वह खिलखिलाकर हंसी, फिर बाहर भाग गई। क्षण भर युवक कुछ सोचता रहा, फिर वह स्नान घर में घुस गया और 7 वर्ष बाद सभ्य पुरुषों जैसे वस्त्र पहनकर वह जेलर और उसकी कन्या मृदुला के साथ चाय पी रहा था। उसी दिन संध्या को बूढ़े जेलर ने मित्रों को बुलाकर मृदुला का विवाह युवक से कर दिया। ज़्यादा धूमधाम नहीं हुई। और फिर उसी स्निग्ध चांदनी में मृदुला ने मृदुल भुजवल्लरी उसकी गर्दन में डालकर कहा, कहो कैदी, अब की बार तो उम्र कैद पाई, अब तो छूटने की कोई आशा नहीं है। और युवक ने कुछ उत्तर न देकर मृदुला को अंकपाश में जकड़ लिया। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कैदी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।